जनाब, ये इनमें से चारों में से कोई मौजूद है? वसीम सज्जाद साहब, इब्तिसाम साहब, उकाशा साहब, और ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कूलिंग सिस्टम पे किसने भेजी है प्रेजेंटेशन? गालिब, हेलो सर। ये किसकी प्रेजेंटेशन है कूलिंग सिस्टम पे? हेलो हेलो सर। हेलो सर। ये किसकी प्रेजेंटेशन है कूलिंग सिस्टम पे? नाम नहीं आ रहा इसके ऊपर। सर आई गेस अजीम मून की है। तो अजीम मून साहब मौजूद थे ना अभी तो। गालिब, सर आप मेरी लगा दें। कौन सी लगाऊं? सर वालेकुम सर सलाम। नाम सर बताएंगे मोहम्मद तो लगाऊंगा। हसनैनुद्दीन सर। जी, सर मोहम्मद हसनैनुद्दीन, मोहम्मद हसनैनुद्दीन। मोहम्मद हसनैन की तो कोई भी हीट प्रेजेंटेशन। एक्सचेंजर पे होगी सर। एक्सक्यूज मी ये, सर। ये कूलिंग सिस्टम जो है, सर आपको मेल करी है मैंने। कूलिंग सिस्टम वाली है आपकी? नहीं सर, एक्सक्यूज सर मेरे हीट पास एक्सचेंजर है सर। मेरे पास तो हीट एक्सचेंजर की कोई भी नहीं आई है। मेरे पास उकाशा साहब की है, इब्तिसाम साहब की है, वसीम सज्जाद की है, और चौथी प्रेजेंटेशन में नाम नहीं आ रहा कूलिंग सिस्टम के ऊपर। सर मेरी भी प्रेजेंटेशन होगी शहरोज शबीर के नाम से। किसके नाम से? सर मैंने आपको बहुत पहले ही सेंड शहरोज करी थी शबीर और के नाम से। शहरोज शबीर की भी कोई प्रेजेंटेशन नहीं है मेरे पास जनाब। आप दोनों की नहीं है। सर मैंने आपको बहुत पहले भी सेंड करी थी और सर अभी भी मैं सेंड आपको करी है। सेंड कर दूं सर दोबारा? अभी अभी कर मेरे दीजिए पास भी आप, सर मैं देख लेता हूँ इनकी रखी है उसको। सर मेरे पास भी। यस सर मैं आपको मेल। जल्दी से कीजिए आप मेल। ये चार हजरात कहाँ हैं जिनके नाम मैं ले रहा हूँ? वसीम सज्जाद साहब, इब्तिसाम साहब, उकाशा साहब। लास्ट टाइम तो वो कह रहे थे कि मेरी प्रेजेंटेशन लगा दें, आज वो नहीं है। ये कूलिंग सिस्टम किसकी है? मजे की बात है कि इन्होंने पूरी बनाई है, इस पे नाम भी नहीं लिखा अपना, जिन साहब ने भी ये बनाई है। सर चेक करें, मैंने आपको अपना सेंड करा है मेल। किस में किया आपने? हमदर्द वाले पे या मेरे जीमेल एड्रेस पे? हमदर्द वाले पे सर। अच्छा, मैं एक मिनट ठहरिए। सर अगर फाइल साइज इनका बड़ा होगा तो हमदर्द वाले पे नहीं जाएगा आपके। मैं 10 ये MB इशू से मेरे बड़ी साथ भी आ रहा था। जीमेल पे भी नहीं आती 10 MB से बड़ी तो। क्या साइज क्या है आपका भाई? सर ये शायद इनके साथ ये इशू हो सर। मुझे नहीं मिली इनकी प्रेजेंटेशन, मिलती तो मैं, ऐसा होता नहीं है। मैं फिर भी देख लेता हूँ एक दफा तो अपनी हमदर्द मेल चेक कर लें या दोबारा से। मैं दोबारा देख लेता हूँ मेल के ऊपर जाके। ये हसनैनुद्दीन की प्रेजेंटेशन गालिब साहब के नाम से आई है, एक शहरोज शब्बीर की है, ये भी आई है ये 354 पे। जी सर, मैं शहरोज हसनैन सर। पहले शब्बीर। मैंने आप मैंने मैं जी दोनों सर, मैंने डाउनलोड आपको पहले। दोनों में डाउनलोड कर रहा हूँ, एक मिनट ठहरिए आप। ओके ओके सर।
ये कार्बन फाइबर है शहरोज साहब आपकी? शहरोज जी सर। जी, चलें पहले आप तो शुरू करें। जी सर, कार्बन फाइबर है। बिस्मिल्लाह कीजिए। इसको स्लाइड शो पे कर दें। Assalamualaikum to my dear fellows and sir. Bismillahirrahmanirrahim. Today my topic is carbon fiber. So what is carbon fiber? कार्बन के छोटे छोटे मॉलिक्यूल जब एक दूसरे साथ बॉन्ड होते हैं तो एक लंबी चेन बनाते हैं। जैसे ऊन का कपड़ा बुन के एक स्वेटर या एक कपड़ा बनाया जाता है, वैसे ही कार्बन के छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में बॉन्ड होके एक चेन बनाते हैं या एक फाइबर लाइक शीट बनाते हैं। कार्बन फाइबर जो है स्टील से 5 गुना ज्यादा मजबूत और 2/3 हल्का होता है और इसकी मेन सोर्सेज होती हैं पैन, रेयन और पेट्रोलियम पिच। सर नेक्स्ट स्लाइड। फॉर्मेशन ऑफ कार्बन फाइबर के फॉर्मेशन के 3 प्रोसेस मेनली होते हैं: स्टेबलाइजेशन, कार्बोनाइजेशन एंड ग्रेफाइटाइजेशन। स्कीमेटिक डायग्राम में आप देख सकते हैं कि पैन प्रोसेस के अंदर पैन के बारीक बारीक धारियों को हम थर्मोस्टेट में डाल के हीट अप करके और कार्बोनाइज करके और ग्रेफाइट करके इनको नए 2 प्रोसेस में लेकर आते हैं, जिनको हम सरफेस ट्रीटमेंट और इपॉक्सी साइजिंग कहते हैं। इसी तरह पेट्रोलियम पिच के अंदर भी रेजिन जो रेजिड्यू होता है पेट्रोलियम मटेरियल का, उसको थर्मोस्टेट से हीट अप करके और कार्बोनाइज और ग्रेफाइट किया जाता है। रेयॉन हम लोग इस वजह से यूज नहीं करते क्योंकि रेयॉन एक तरीके से काफी महंगा होता है और उसकी प्रोडक्शन के लिए भी हमें काफी टाइम दरकार होता है। सर नेक्स्ट स्लाइड। सर ये केमिकल प्रोसेस ऑफ कार्बन फाइबर, इसके अंदर 3 स्टेज बताए गए हैं कि किस तरह हीट और इनर्ट गैसेस हेल्प करती हैं कि कार्बन फाइबर की मटेरियल है उसको शीट में चेंजेस होने के लिए। तो हमें यार पहले ही बता दिया जाता है कि इनर्ट गैसेस जो है वो इस वजह से यूज होती हैं ताकि कार्बन ऑक्सीडाइज जो ऑक्सीजन हम रिमूव करते हैं तो उससे कोई रिएक्शन ना हो कार्बन को या कार्बन की किसी चीज को। तो इस वजह से हम इनर्ट गैस नाइट्रोजन और आर्गन यूज करते हैं। सर नेक्स्ट स्लाइड। प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन फाइबर हैव वेरी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, यानी कि इनका लोड बर्दाश्त करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। इट हैज़ लो थर्मल एक्सपेंशन, इट मीन्स कि इनको थर्मल या किसी गर्माओं से इनको कोई डिफॉर्मेशन नहीं झेलना पड़ेगा। लाइट वेट मटेरियल एंड हैविंग लो डेंसिटी, इसका मतलब यह है कि अपनी मिसाल आप हैं मटेरियल की, अपना वजन के अंदर ये कहीं पे भी इस्तेमाल हो सकते हैं। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रॉन को पास थ्रू करने के लिए बेहतरीन होते हैं। इट कैन वेयर हाई रेजिस्टेंस, यानी कि ये किसी भी किस्म का दबाव का शिकार नहीं हो सकते और टूटने से कासिर होते हैं। सर नेक्स्ट स्लाइड। सर एडवांटेजेस इसकी प्रॉपर्टीज ही होती हैं मेनली इसके अंदर, और 3 हम ये कह सकते हैं: फ्लेक्सिबिलिटी और कोरोजन रेजिस्टेंस। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब ये एक इतने मतलब फ्लेक्सिबल होते हैं जब ये शीट फॉर्म में होते हैं कि ये कपड़े के मानंद होते हैं। और कोरोजन रेजिस्टेंस के अंदर ये देखा जाता है कि जंग इनके ऊपर बिल्कुल भी नहीं आ सकता। और थर्मोस्टेटिक वाइब्रेशन एंड डैम्पर, यानी कि जो जैसे अगर एग्जांपल लिया गाड़ी की, तो उसके अंदर जो गाड़ी की वाइब्रेशन, इंजन वाइब्रेशन होती है, ये इसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है कार्बन फाइबर को। जैसे आजकल बम्पर वगैरह गाड़ी के यूज होते हैं और मोल्डिंग वगैरह यूज होती हैं, तो उसके अंदर ये वाइब्रेशन एब्जॉर्ब करते हैं। बाकी सर इसकी जो एडवांटेजेस हैं वही इसकी प्रॉपर्टीज भी हैं कि आपस में एक दूसरे को कंपेयर करते हैं। सर नेक्स्ट स्लाइड। डिसएडवांटेजेस ऑफ कार्बन फाइबर, तो मेनली ये सबसे पहले तो ये बहुत कॉस्टली होते हैं। दूसरा, ये रिपेयर नहीं हो सकते तो इस वजह से ज़ाया हो जाते हैं, और अगर ये क्रैक हो गए तो किसी काम में भी नहीं होते। रिसाइकिल भी नहीं हो सकते क्योंकि कार्बन मटेरियल है, नहीं बन सकता है आगे। और ये स्पेसिफिक मोल्ड इनके लिए चाहिए होता है, इनको इनकी शीट बनाने के लिए इनका जो शेप चाहिए होता है उनके लिए स्पेसिफिक मोल्ड चाहिए होता है, और इसके अंदर वेरियस टाइप्स ऑफ मटेरियल यूज होते हैं। सर नेक्स्ट स्लाइड। सर एप्लीकेशंस के अंदर हमारे मेन जो एप्लीकेशन आती है वो एरोस्पेस आती है और ऑटोमोटिव आती है। फिर उसके बाद दीगर जगहों पे यूज होते हैं, मोबाइल केसेस हो गए, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हो गया, पोर्टेबल पावर कंस्ट्रक्शन। एरोस्पेस में हम लोग रॉकेट साइंस वगैरह इन सब चीज़ों पे, इन सब जगहों पे या एयरक्राफ्ट वगैरह के अंदर कार्बन फाइबर यूज होते हैं। ऑटोमोटिव में स्पेयर पार्ट्स, स्पोर्ट्स में बैट्स वगैरह, टेनिस वगैरह रैकेट्स होते हैं। कंस्ट्रक्शन के अंदर हम इसके प्लर्स वगैरह, बीम वगैरह यूज करते हैं।
पोर्टेबल पावर में हमारी लिथियम आयन बैटरी, इनकी जो शेलिंग होती है इनको बनाने के लिए, या पोर्टेबल पावर में हमारे विंड मिल के जो असल ब्लेड होते हैं, जिनका लाइट वेट होने की वजह से विंड मिल इसको ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सकती है। सर नेक्स्ट स्लाइड। कार्बन फाइबर रीइंफोर्स पॉलीमर। सर जैसे कि हम पहली डायग्राम में सीधे आपको पहली डायग्राम में देख सकते हैं कि किस तरह कार्बन फाइबर और पॉलीमर रेजिन मिल के शीट बना रहे हैं। उसी तरह इसको हम नीचे देखा जाए तो ये इनको एक स्पेसिफिक मतलब करके बताया गया है किस तरह से आपस में एक शीट बनती है और फिर ये आगे इस्तेमाल होती है। इसके अंदर जो चार्ट बना हुआ है ये हमें बताता है कि एक कन्वेंशनल एयरक्राफ्ट और एक कार्बन फाइबर रीइंफोर्समेंट पॉलीमर का जो एयरक्राफ्ट होता है उसमें किस तरह से वेट का फर्क होता है। एक नॉर्मल कन्वेंशनल एयरक्राफ्ट के अंदर एल्युमिनियम, स्टील और टाइटेनियम बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ होता है, जिसकी वजह से उसका टोटल एयर फ्रेम का जो वजन होता है वो 60 टन के बराबर होता है। जबकि अगर देखा जाए एक कार्बन फाइबर के प्लेन का, तो उसके अंदर अगर 50% भी हम कार्बन फाइबर यूज करते हैं तो उसका वजन 12 टन तक निगलेक्ट हो सकता है एयर फ्रेम के तौर पे, जिसके अंदर टाइटेनियम, एल्युमिनियम और स्टील नॉर्मली यूज करा जाए, मगर अगर 50% हम लोग कार्बन फाइबर को यूज करते हैं तो उसका वजन 12 टन तक निगलेक्ट हो सकता है, जिसकी वजह से उसको मोर कार्गो और मोर फ्यूल पेलोड वगैरह की कैपेसिटी मिल सकती है। सर नेक्स्ट स्लाइड। ग्लोबल कार्बन फाइबर रीइंफोर्स पॉलीमर मार्केट ट्रेंड। जैसे कि देखा जा रहा है कि पिछले कई सालों के अंदर हमारी जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज हैं और ये एरोस्पेस इंडस्ट्रीज हैं, ये किस तरह से तरक्की करती जा रही है, उनका रिसर्च किस तरह से बढ़ता जा रहा है। तो नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया पैसिफिक, जिनके अंदर आपका चाइना और जापान आता है, यहाँ पे रिसर्च बहुत ज़्यादा की जाती है इन मटेरियल्स के ऊपर। तो सबसे ज़्यादा यूसेज भी इन्हीं की है और आइंदा आने वाले सालों में भी इन्हीं की यूसेज होगी। मिडल ईस्ट और सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका के अंदर इतनी रिसर्च पर्पसेस नहीं है, जिनके अंदर हमारा पाकिस्तान, इंडिया भी शुमार होता है और दीगर कंट्री जैसे सऊदी अरेबिया वगैरह ये भी शुमार किए जाते हैं। तो इधर इतनी रिसर्च नहीं होती और ये लोग बाय कर लेते हैं दूसरी कंट्रीज से प्रोडक्ट। 2017 के अंदर पाई चार्ट के अंदर जैसे बताया गया है, 2017 के अंदर सबसे ज़्यादा कार्बन फाइबर इस्तेमाल कितना मतलब किन-किन इंडस्ट्रीज ने करा है। तो ऑटोमोटिव, एयरोस्पेस मेन लीडिंग कंपनीज हैं जिन्होंने अपना कार्बन फाइबर को यूज़ करा है अपने प्रोडक्ट बनाने के लिए। बाकी दीगर अपना कंपनीज हैं, स्पोर्ट्स लीजर हो गया, मोल्डिंग एंड कंपाउंड कंस्ट्रक्शन, प्रेशर वेसल्स एंड अदर्स आर इंक्लूडेड। सर नेक्स्ट स्लाइड। तो सर मैं यहाँ अपनी प्रेजेंटेशन को कंक्लूड करते हुए कहूँगा कि कार्बन फाइबर अपने हल्के वजन और स्ट्रॉन्ग मटेरियल के तौर पे अपनी मिसाल आप है कि किस तरह से ये दीगर जगहों पे बहुत आसानी से अपना यूज़ की जाती है और किस तरीके से इसका जो मटेरियल होता है वो टूटने से कासिर होता है। सर ये देखा जाए तो एक तरीके से रेवोल्यूशन है मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल के अंदर। सर जज़ाकल्लाह, मेरी प्रेजेंटेशन एंड जनाब हुई जो कुछ। गुड। चलिए जी, सवाल। ये तो बंदे कहाँ गायब हो गए? सर 12 अब्दुल आदमी रह बासित। गए हैं सिर्फ। शुरू में 18-19 थे, अब 6 आदमी गायब हो गए। हमें ये क्या हुआ है जी? पहला सवाल कौन करेगा? बासित अब्दुल बासित जी, बासित सर। प्लीज। सर मेरा शुरू से सवाल है कि जो कार्बन फाइबर उन्होंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है, ये दो चीजें बताएं पहले कि ये एनवायरमेंटली फ्री है या नहीं, और पहले ये बताएं एनवायरमेंटली फ्री है या नहीं। एनवायरमेंटल बासित फ्रेंडली है या नहीं है शहरोज, ये बताइए। जी लेकिन सर मैं एक बता रहा बात हूँ बता रहा हूँ। इनका जवाब तो इन्होंने खुद दे दिया ना कि ये इसका तो वेस्ट जमा होता रहेगा, ये रिसाइकिल तो हो नहीं सकता। जवाब तो ये खुद दे चुके हैं, इसका प्रेजेंटेशन में जवाब है ना। ये टायर्स की तरह है ना, नहीं जो सर चीज ये एनवायरमेंटली सर एक ही मैं इसके अंदर और ऐड करना चाहूंगा। मैंने इसको इतना मतलब निगलेक्ट कर दिया था अपनी प्रेजेंटेशन में कि सर ये लंग कैंसर की वाइज भी बन सकता है, क्योंकि इसके अंदर फाइबर होता है और कार्बन तो वैसे ही अपना नुकसानदेह है, कार्बन डाइऑक्साइड हो या क्या कार्बन हो। तो कार्बन की जो फाइबर होते हैं वो मेनली लंग कैंसर का वाइज बन रहा है, जैसे दुनिया के अंदर रिसर्च की गई है। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो बासित की बात भी सही है कि एनवायरमेंटली फ्री मतलब एनवायरमेंटली फ्रेंडली नहीं है। ओके। और कोई सवाल? सर हमारा यस सर। ये हमारा ओके हाँ। शेरोज, मैं तुमसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये कार्बन फाइबर को हम पॉलीमर के साथ क्यों मिक्स करके यूज करते
सर कार्बन फाइबर और पॉलीमर को आपस में मिक्स करने का सबसे मेनली रीजन ये है कि कार्बन फाइबर इतना फ्लेक्सिबल होता है कि एक कपड़ा जैसे फ्लेक्स हो जाता है, जैसे तय हो जाता है, तो कार्बन फाइबर भी वैसे ही धागे होते हैं जिनको हम तय कर सकते हैं, किसी भी शेप में कर सकते हैं। तो पॉलीमर उसको एक हार्डनेस देता है, एक ब्रिटलनेस देता है, जिसकी वजह से वो शीट फॉर्म करता है या किसी भी जो शेप हम लोग डिजायर करते हैं उसको मतलब चाहिए होता है। मतलब इस वजह से हम लोग उसको मिक्स करते हैं, पॉलीमर और कार्बन फाइबर को। जी जैन। शिरोज, तुमसे मेरा ये क्वेश्चन है कि आपने कहा कि कार्बन फाइबर एयरक्राफ्ट में भी यूज होता है और उसके आपने अच्छे रीजंस भी एक्सप्लेन किए। आप मुझे ये बताओ कि स्पेस शटल्स जो होती हैं उसमें स्पेसिफिकली कार्बन फाइबर क्यों यूज किया जाता है? उसका एक बहुत मेन रीजन है, तो काइंडली। एयरक्राफ्ट में जो कार्बन फाइबर को यूज करा जाता है उसका मेन रीजन जहां तक मैंने स्टडी करा और जितना मैंने इसके बारे में पढ़ा है वो है यूवी रेस से बचाने के लिए, क्योंकि ये थर्मली एक्सपेंड नहीं हो सकते ना, इनको कोई थर्मली ऐसे ही कार्बन फाइबर यूज किया जाता है, क्योंकि हम लोग जब ऊपर स्पेस के अंदर जाते हैं तो वहां पे सन रेज या यूवी रेज बहुत ज्यादा मिकदार में होती है, जिसकी वजह से हमारे स्पेस शटल को नुकसान पहुंच सकता है। वहां पे कोई मेटल इस वजह से यूज नहीं किया जाता कार्बन फाइबर के अलावा। जी जनाब, और कोई सवाल? चलें जल्दी से नंबर दें ताकि आगे चलें। हसनैन। बासित। सर 5। ओके। हसनैन। अमीन। 5 सर। अरसलान। 5। ओके। हमाद। सर 5। ओके। और कौन रह गया है? एक मिनट है। सर 5 दानियाल। ओके चलें जी, ठीक है। ओके, वेल डन जनाब शेरो साहब, वेल डन, वेल डन। ठीक है जी। अब इसके बाद है हसनैन साहब ना। जी हसनैन, बिस्मिल्लाह। अस्सलामुअलैकुम। जो मैंने टॉपिक आज प्रेजेंट करने के लिए चूज किया है वो है हीट एक्सचेंजर। तो सबसे पहले तो हीट एक्सचेंजर होता क्या है? एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर हम हीट ट्रांसफर कर रहे होते हैं टू फ्लूइड्स के दरमियान। ये इसके अंदर हम हॉट प्रोसेस से कोल्ड प्रोसेस, अगर हमें कूलिंग सिस्टम बनाना हो तो इसके लिए भी हम हीट एक्सचेंजर यूज कर सकते हैं, या अपना कोल्ड सिस्टम से हॉट सिस्टम के लिए की तरफ जाना हो तो उसके लिए भी हम हीट एक्सचेंजर यूज कर सकते हैं। तो बोथ प्रोसेसेस के लिए हीट एक्सचेंजर यूज हो सकता है। अब इसके अंदर एक मेन चीज़ ये है कि हम इसके अंदर फ्लूइड के दरमियान हीट ट्रांसफर तो करवाएंगे, लेकिन वो फ्लूइड आपस में मिक्स नहीं करेंगे। वो वो फ्लूइड को हम मिक्सिंग से प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? उसके दरमियान हम वॉल्स यूज करेंगे, जैसे प्लेट्स हो गई, प्लेट हीट एक्सचेंजर। इस तरीके से पाइप यूज कर सकते हैं, पाइप टू पाइप, इन पाइप, डबल पाइप। इस तरीके से हम हीट एक्सचेंजर यूज कर सकते हैं। इनकी एप्लीकेशंस कहाँ है? इनकी एप्लीकेशन रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशन, पावर प्लांट्स के अंदर यूज हो सकते हैं। अब मैं इसकी क्लासिफिकेशन की तरफ आऊँगा। वैसे तो इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं हीट एक्सचेंजर की। जो मेन टाइप्स हैं वो इनकी 4 से 5 हैं, जो मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब करी हैं वो ये हैं। सर स्लाइड चेंज करिएगा सर। मैं आपकी स्लाइड पे डबल पाइप हीट एक्सचेंजर, शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर, प्लेट हीट एक्सचेंजर एंड स्पाइरल हीट एक्सचेंजर। सबसे पहले डबल पाइप हीट एक्सचेंजर के बारे में बात करेंगे। सर नेक्स्ट स्लाइड। डबल पाइप हीट एक्सचेंजर क्या है? डबल पाइप हीट एक्सचेंजर एक ऐसी टाइप है हीट एक्सचेंजर की जिसके अंदर दो पाइप आपस में एक दूसरे के ऊपर माउंट हुए हुए होते हैं, तो उस टाइप को डबल पाइप हीट एक्सचेंजर कहते हैं। अब इसके अंदर हम फ्लो जो होते हैं वो दो तरीके से हो सकते हैं, पैरेलल फ्लो और काउंटर फ्लो। अब जैसे डायग्राम आप देख सकते हैं, इस डायग्राम के अंदर
एक तरफ से फ्लूइड इन हो रहा है, मतलब लेफ्ट साइड से अगर आप देखें स्टीम ऑफ हॉट फ्लूइड वो एंटर हो रहा है। मैं अभी आपको फ्लो के बारे में बता रहा हूँ, पैरेलल और काउंटर में फर्क क्या है। और एक तरफ से कोल्ड फ्लूइड भी एंटर हो रहा है लेफ्ट साइड से अगर आप देखेंगे तो, मतलब लेफ्ट साइड से अगर आपका कोल्ड फ्लूइड और हॉट फ्लूइड एंटर हो रहा हुआ या राइट साइड से, मतलब एक ही तरफ से, तो इस टाइप के फ्लो को हम कहेंगे पैरेलल फ्लो। और आउटलेट पॉइंट अगर दोनों के सेम हुए, जैसे राइट साइड की तरफ देखें आप तो हॉट फ्लूइड का और कोल्ड फ्लूइड का आउटलेट सेम डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब ये है कि आपका पैरेलल फ्लो है। और काउंटर फ्लो क्या होगा कि काउंटर फ्लो इस टाइप के फ्लो को कहते हैं कि जिसके अंदर हॉट फ्लूइड आपका एक साइड से एंटर हो रहा हो, उस साइड से आपका कोल्ड फ्लूइड एग्जिट हो रहा हो, ऐसे टाइप के फ्लो को काउंटर फ्लो कहते हैं। तो इसके अंदर डबल पाइप हीट एक्सचेंजर के अंदर दोनों तरीके के अपना फ्लो हो सकते हैं। तो काउंटर, लेकिन जो ज़्यादा एफिशिएंट होगा वो काउंटर फ्लो होगा, क्योंकि हमें एक आउटलेट कंडीशन के ऊपर टेम्परेचर ऑलमोस्ट सेम की ज़रूरत होती है, तो काउंटर फ्लो के अंदर वो ऑलमोस्ट सेम हो जाता है, तो इसलिए काउंटर फ्लो ज़्यादा एफिशिएंट होता है डबल पाइप हीट एक्सचेंजर के अंदर। इसके एडवांटेजेस ये हैं कि ये हाई प्रेशर और टेम्परेचर के ऊपर दोनों के ऊपर वर्क करता है, चीप होता है। और अगर चीप उस सेंस पे चीप है कि अगर हम इसको किसी लो स्केल के ऊपर यूज़ करें, क्योंकि अगर लो इसकी मेंटेनेंस थोड़ी सी मुश्किल होती है बड़े स्केल के ऊपर, तो इसलिए लो स्केल के ऊपर अगर हमें इसको काम करना हो तो डबल पाइप हीट एक्सचेंजर सही है। और इसका डिसएडवांटेज यही है कि अगर हमें किसी बड़े स्केल के ऊपर इसको काम करना हो, जैसे इंडस्ट्रियल प्रोसेस में कोई बड़ी जगह पे लगाना हो, कोई बड़ा स्केल हो, तो उसकी मेंटेनेंस में थोड़ा सा टाइम लगता है और इस तरीके से, तो इसलिए हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। अब हम दूसरी टाइप के बारे में बात करेंगे, वो है शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर। सर स्लाइड चेंज करिएगा सर। हो चुकी शेल एंड है। ट्यूब, जैसे डबल पाइप के अंदर हम देख रहा था पाइप इन पाइप हीट एक्सचेंजर होता है। इसके अंदर ये है कि इसके अंदर एक शेल होगा, उसके उसके अंदर बहुत सारी ट्यूब एक दूसरे के साथ लगी हुई होंगी। एक उन ट्यूब्स के अंदर से एक फ्लूइड फ्लो कर रहा होगा और एक शेल होगा, उसके अंदर एक फ्लूइड फ्लो कर रहा होगा। इसके अंदर काउंटर फ्लो प्रोसेस यूज हो रहा होता है शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर के अंदर। वन फ्लूइड फ्लो ओवर आउटसाइड ऑफ द ट्यूब विद सेकंड फ्लूइड फ्लो ओवर ट्यूब। इस तरीके से इसके अंदर ट्यूब फ्लो कर रहा होता है, और ये ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं एज कम्पेयर टू डबल पाइप हीट एक्सचेंजर, क्योंकि इसके अंदर काउंटर फ्लो प्रोसेस के ऊपर वर्क कर रहा होता है, और ये ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होते और ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं। इसलिए अगर हमें बड़े स्केल पे कोई काम करना हो तो हम डबल पाइप हीट एक्सचेंजर को यूज़ करने के बजाय हम शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर यूज़ कर सकते हैं। तो शेल एंड ट्यूब एक्सचेंजर मोस्ट एफिशिएंट होते हैं, और ये भी अपना हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के ऊपर वर्क कर सकते हैं। इनकी एफिशिएंसी भी ज़्यादा होती है डबल पाइप हीट एक्सचेंजर से। अब नेक्स्ट टाइप की तरफ जाएंगे तो सर स्लाइड चेंज सर। तीसरी टाइप जो है मेन वो हमारे पास है प्लेट हीट एक्सचेंजर। इसके अंदर जैसे हम डबल पाइप के अंदर पाइप के दरमियान हीट एक्सचेंज करवा रहे हैं, शेल एंड ट्यूब के अंदर ट्यूब्स और शेल के थ्रू, अब इसके अंदर हम लोग प्लेट्स यूज़ करेंगे। प्लेट्स मतलब कि पैरेलली प्लेट्स लगी हुई होंगी और उसके दरमियान हीट ट्रांसफर रेट हम चेक कर रहे होंगे कि किस तरीके से हॉट और कोल्ड फ्लूइड के दरमियान हीट ट्रांसफर हो रही है। ये एज कंपेयर टू शेल ट्यूब लेस एक्सपेंसिव होते हैं और हाई प्रेशर और टेम्परेचर के ऊपर ये भी लेकिन हाई प्रेशर और टेम्परेचर के ऊपर ये भी वर्क कर रहे होते हैं। हीट ट्रांसफर एफिशिएंसी जो होती है इनकी शेल ट्यूब से ज़्यादा होती है। ये ज़्यादा स्पेस नहीं लेते एज कंपेयर टू शेल ट्यूब। इसके अंदर लीकिंग की इनमें जो लीकिंग, जैसे अब कोई फ्लूइड की लीकिंग हो रही हो तो इसके अंदर लीकिंग प्लेट जो होती है, इसके अंदर जो लीकिंग डिफेक्ट जो होता है वो बहुत कम होता है, मतलब कि ज़्यादा आसानी से इसके अंदर लीकिंग नहीं होती। इसकी मेंटेनेंस बहुत सिंपल है अपना प्लेट हीट एक्सचेंजर की। और इसके बाद हम अपनी लास्ट टाइप के बारे में बात करेंगे, जो है हमारी स्पाइरल हीट एक्सचेंजर। सर स्पाइरल हीट एक्सचेंजर, इसके अंदर हम दो मेटल स्ट्रिप को यूज़ करते हैं, उसको
उसको हम कोसेंट्रिक रिलेशन मतलब कि उसको हम सिलेंड्रिकल शेप के अंदर सर क्या कहेंगे इसको, सिलेंड्रिकल शेप के उसमें रिवॉल्व करवाएंगे और आपस में एक स्पाइरल टाइप शेप देंगे उसको, जिसके दरमियान हम स्पाइरल टाइप शेप देंगे और उसके दरमियान हम हीट ट्रांसफर करवाएंगे। एक मेटल स्ट्रिप्स के अंदर से हम हॉट फ्लूइड को गुजार रहे होंगे और एक मेटल स्ट्रिप के अंदर से हम कोल्ड फ्लूइड को गुजार रहे होंगे। और इसके अंदर जो ये काउंटर फ्लो प्रोसेस यूज होता है इसके अंदर पैरेलल नहीं होता यूज। तो इस टाइप को हम स्पाइरल हीट एक्सचेंजर, और ये एफिशिएंट होते हैं, बहुत एफिशिएंट हीट एक्सचेंजर होते हैं। बाकी जनाब, चलिए जनाब। सर आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही, बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। हेलो जी आपके साथियों की आवाज पता नहीं, आपकी आवाज आ रही नहीं, मुझे तो आ रही है आपकी आवाज। जी हसनैन साहब, हेलो सर। हाँ आ रही है। सवाल कीजिए आप इनसे। सर जैन जी मेरा जैन। क्वेश्चन है सर। हेलो सर, आवाज आ रही है सर? जी बिल्कुल आ रही है आवाज आपकी। आपकी सर बहुत आवाज कट रही है सर। अच्छा मेरी आवाज छोड़ें, आपने आपकी आ रही है हमें, जैन के सवाल का जवाब दें आप। हसनैन, हीट एक्सचेंजर की इफेक्टिवनेस क्या होती है और काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर की इफेक्टिवनेस किस कंडीशन में 1 होती है? देन वापस सवाल अपना रिपीट करना, तुम्हारी आवाज। मेरा क्वेश्चन ये है कि हीट एक्सचेंजर की इफेक्टिवनेस क्या होती है और काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर की इफेक्टिवनेस 1 कब होती है, किस कंडीशन में? सर इनका इंटरनेट मेरा ख्याल मसला कर रहा है। चलें इनके नंबर करें आप ताकि आगे बढ़ें, टाइम खत्म हो रहा है वैसे भी। जी जवेरिया, कितने नंबर दे रही हैं आपने? जवेरिया सर 3.5 ओके। 4 वजात सर 3.5 ओके। हमाद 3.5 सर। ओके। उस्मान जी सर 3.5। ओके, उस्मान की भी 3.5 है। जैन नहीं सर 4। 4। उस्मान जैन सर 3.5। ओके। और कौन रह गया है? बासित सर 4। अहमद शाह सर 4.5। ओके। अब देखें, प्रेजेंटेशन इनकी बुरी नहीं थी लेकिन इनको एक्सप्लेनेशन में प्रॉब्लम हुई है एंड ही वाज अनएबल टू टेक क्वेश्चन बिकॉज ऑफ द नेट और व्हाटएवर द रीजन जो उन्होंने नहीं किए। आई थिंक मैक्सिमम नंबर इनके 3.75 ही बनते हैं, 4 नहीं बनते किसी के हवाले से। 3.5 और 4 का एवरेज अगर मैं लूं, थोड़ा सा ये प्रेजेंटेशन के अंदर, एक्सप्लेनेशन के अंदर जिस तरह इनसे होता है क्या है, देखिए प्रेजेंटेशन में याद रखिएगा जो सबसे बड़ी खराबी होती है ना आपके साथ, कि आपसे पहला वाला ऐसी अच्छी करके चले जाए कि वो बेंचमार्क बहुत ऊंचा हो जाता है, देन यू आर जज्ड ऑन दैट बेंचमार्क। तो इनके साथ भी आज अनफॉर्चुनेटली यही चीज हुई है कि इनसे पहले जो शरोज ने प्रेजेंटेशन की इट वाज ब्यूटीफुल, तो उनकी बात जो है, इनका आना जो होता है ना, तो बेहतर ये होता है कि पहले निकल जाओ। अगर आपको पता है ना कि आपके बाद वाला आपसे अच्छी प्रेजेंटेशन करेगा तो आप पहले करके निकल जाए तो ज्यादा बेहतर होता है। एनीवे इट वाज अ गुड एफर्ट, नॉलेज थी बड़ी अच्छी, इन्होंने डायग्राम्स वगैरह जो बताई एक्सप्लेन करने के लिए, बहुत अच्छा था। बट डायग्राम्स के ऊपर जो इनको वर्बलाइज करना था, चीजों को बताना था, उसमें कहीं कहीं ये फ्लुएंसी नहीं थी इनके उसके अंदर ना, बताने के अंदर। तो वी विल स्टॉप हियर। संडे को 11 बजे हम लोग मिल रहे हैं, ठीक है? मैं आपको लिंक भेज दूंगा, और ताकि हम 2 घंटे में जो मेरी एक आपके साथ एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो मुझे कवर करना है, वो है एटिकेट्स ऑफ राइटिंग, ठीक है ना? और दूसरे जो एक चीज मैंने आपसे बात करनी जो आपके लिए बहुत जरूरी है, वो है हाउ टू मेक योर सीवी, हाउ टू प्रेजेंट योरसेल्फ। आपने अपने आप को कैसे मार्केट करना है। ये 2 तरीके से मार्केटिंग होती है ना, एक तो जब आप रिश्ते के लिए जाते हैं उस वक्त अपनी मार्केटिंग अभी नहीं, अब जब जाएंगे आप उस वक्त भी आपने आपको मार्केट करना पड़ेगा। और पहले इम्तहान होता है आपका जब आप जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं ना, वहां पे भी अपने आप को बेच रहे होते हैं, मार्केट कर रहे होते हैं अपने आप को कि भाई मुझे हायर कर लो।
तो ये कैसे किया जाए, इसमें क्या टेक्निक्स होती हैं, किस तरीके से बात करने का तरीका क्या होता है। यहाँ मैं एक बात कहूंगा, देखिए मैंने पहले भी आपसे कहा था और आज फिर आपसे कह रहा हूँ कि जिन लोगों ने आज प्रेजेंटेशन की ना, इस वीडियो को खुद देख लें। इसलिए नहीं देखें कि इसमें कोई नॉलेज मिलेगी उनको, नहीं, उन्होंने अदायगी में क्या गलतियां की हैं। अब फोर्जिंग पे जो कर रहे थे हमाद खान, अगर आप उनकी पूरी प्रेजेंटेशन देखिए, बड़ा अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जब वो वर्बलाइज कर रहे हैं ना, तो अगर वो पॉइंट 3 भी है ना, तो वो कह रहे हैं कि दूसरी बात ये है, दूसरी बात ये है। वो ये चीज रियलाइज नहीं कर रहे कि मैं अब तीसरे और चौथे पॉइंट पे आ चुका हूँ। एक आदतन एक जुमला दोहरा रहे हैं वो कि इसके अलावा और ये बात है, दूसरी बात ये, दूसरी बात ये। उन्होंने 6 दफा ये बात कही, जबकि ये वाज ऑन पॉइंट नंबर 3 और 4। क्योंकि बज़ाहिर तो बहुत छोटी-छोटी बातें होती हैं, दोस्तों के दरमियान चीजें चल जाती हैं। लेकिन जब आप ऑफिशियल लेवल पे कोई प्रेजेंटेशन कर रहे हैं या आप अपनी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए गए हुए हैं, अपनी कंपनी की तरफ से आप कहीं जाके दूसरी कंपनी में जहां आपने प्रोडक्ट बेचनी है, वहां जाके आप अपनी प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, ये चीजें बड़ी काउंट करती हैं। सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स, या आप क्या बोल रहे हैं, चाहे रुक के बोलें, सोच के बोलें, लेकिन इन चीजों पे एहतियात करके बोलें। और एक चीज और के जो मैंने पहले भी कहा था कि एक दफा देख लिया करें, हमाद ने बड़ा अच्छा पॉइंट आउट किया कि डांस और डांसर, वो उसके अंदर वो जाहिर है कि डांसर भी एक वर्ड है और डांसर भी एक वर्ड है, तो जाहिर है कि आपको वो तो नहीं बताएगा ना, कोई रेड लाइन होके तो आपको नहीं पता चलेगा ना, सॉफ्टवेयर तो आपको नहीं बताएगी, आपको खुद ही देखना पड़ेगा। तो ये छोटी-छोटी चीजें होती हैं, अगर इनका ख्याल कर लें ना, तो ये आगे जिंदगी में बहुत आपके काम आएंगी। थैंक यू वेरी मच। संडे 11 बजे हम मिल रहे हैं। आई विल डिस्कस विद यू एटिकेट्स ऑफ राइटिंग, और अगर उसके बाद अगर मौका मिला तो हम उसको भी करेंगे, हाउ टू प्रेजेंट योरसेल्फ ना। सीवी बनाना तो आपको मुझसे बेहतर आता है, आप ज्यादा अच्छे बना सकते हैं। सीवी बनाने का भी इसके अंदर था आपके पॉइंट, लेकिन मैं उसके ऊपर नहीं जाऊंगा। लेकिन हाउ टू गिव इंटरव्यू, हाउ टू अपीयर फॉर इंटरव्यू, उसकी तैयारी कैसे करनी होती है। ठीक है, ओके जनाब, ठीक है ओके जी, खुदा हाफिज। आज की चारों प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी, बहुत यूजफुल थी। ऑल्दो कि इनके नेगेटिव मार्किंग होनी चाहिए कि इन्होंने इतनी देर से की है, बट आई एम इग्नोरिंग इट। ठीक है, ओके जनाब, ओके सर ओके सर। खुदा हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज़।